नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम लोदी वंश के अगले प्रशासक सिकंदर लोदी के विषय में देखेंगे। इससे पहले हमने लोदी वंश की जो स्थापना हुई थी उसको ठीक से समझ लिया और आज हम देखेंगे सिकंदर लोदी को और समझेंगे कि सिकंदर लोदी की नीतियां किस प्रकार की थी। और हम यह भी समझेंगे कि सिकंदर लोदी ने जो आगरा नगर बसाया था वह आगरा नगर क्यों बसाया था। तो आपको बहुत सारे फैक्ट भी मिलेंगे और बहुत सारी जो आइडियोलॉजिकल चीजें हैं, यानी कि जो आइडियोलॉजी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित भी बहुत सारे तथ्य आपको मिलेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो की सहायता से आपके प्रीलिम्स के भी कई सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे और जो मेंस के क्वेश्चंस हैं उनमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखें सिकंदर लोदी के इतिहास को। हमने देखा कि फिरोज शाह लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की, लेकिन जो क्षेत्र है लोदी वंश का वह भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो लाहौर से लेकर ग्वालियर और जौनपुर तक का क्षेत्र हमें लोदी वंश के केंद्र में मिलता है। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। यह भी आप ध्यान रखेंगे, यानी कि दिल्ली सल्तनत का यह अंतिम वंश है और यहीं पर बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की थी। अब हम देखते हैं सिकंदर लोदी के इतिहास को। सिकंदर लोदी दूसरा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का और इसका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 तक हमें मिलता है। इसके बाद शासनकाल आएगा इब्राहिम लोदी का। यह आप ध्यान रखेंगे कि जो लोदी वंश का अंतिम प्रशासक है इब्राहिम लोदी, वह सिकंदर लोदी के बाद आएगा। सिकंदर लोदी बहुत सारे परिवर्तन करता है, स्पेशली धर्म से लेकर यह बहुत सारे परिवर्तन करता है, यानी धार्मिक व्यवस्था से संबंधित यह बहुत सारे परिवर्तन करेगा। सिकंदर लोदी को जो धार्मिक कट्टरवाद है उसके लिए भी याद रखा जाता है। तो सिकंदर लोदी परिवर्तनों के साथ आएगा, नई पॉलिसीज यह लागू करेगा और दिल्ली सल्तनत की जो व्यवस्था है उसे परिवर्तित करने की कोशिश करेगा। सिकंदर लोदी का जन्म कब हुआ? 1458 में इसका जन्म हुआ और इसका जो असली नाम है नदीम उल दीन, यह आप जरूर याद रखिएगा। असली नाम क्या है? नदीम उल दीन। सिकंदर लोदी भी अपने प्रारंभिक जीवन में जो अफगान साम्राज्य था उसका एक प्रमुख सैन्य नेता था। तो अफगान साम्राज्य की यह एक शाखा थी। कौन? लोदी वंश। तो उसी वंश में यह भी एक सैनिक था और वहां पर इसका जन्म हुआ था। इसकी माँ एक स्वर्णकार की बेटी थी, यह तथ्य भी ध्यान रखेंगे। इसका एक अन्य नाम भी हमको मिलता है निजाम शाह। तो निजाम शाह, नदीम उद दीन या फिर सिकंदर लोदी, यह तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। 1489 में जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी कि बहलोल लोदी की जब मृत्यु हो जाती है, तो इसने गद्दी संभाली। और जहां बहलोल लोदी कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, जो बात लिखी है तारीखे दाऊदी में, और इसको लिखा किसने है? अब्दुल्ला ने। तो अब्दुल्ला की एक पुस्तक है जिसमें यह बताया जाता है कि बहलोल लोदी कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। वहीं जो आपका सिकंदर लोदी है यह सत्ता पर अधिकार करेगा और पहली बार बादशाह की उपाधि लेगा, यानी सुल्तान से यह बनेगा बादशाह। यह आप ध्यान रखिएगा। तो सिकंदर लोदी बहुत सारे परिवर्तनों के साथ आता है। एक एक परिवर्तन को हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले इसके राजनीतिक परिवर्तन। यह बहुत सारे सुधार करता है। इसने व्यवस्था लागू की नियमित वेतन देने की। हमने इससे पहले चर्चा की थी इक्ता व्यवस्था की, और इक्ता व्यवस्था में हमने देखा था कि पहले वेतन नगद दिया जाता था, यानी जब काल था खिलजी वंश का तो उसमें यह परिवर्तन मुख्यतः हुआ था और इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी इस परिवर्तन के साथ आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी नकद वेतन देने की व्यवस्था स्थापित करता है। धीरे धीरे जब आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती है तब इस व्यवस्था को बदला जाता है। क्यों? क्योंकि धन की उपलब्धता है वह कम हो जाती है। तो जब साम्राज्य में धन कम हो जाता है तो नगद वेतन देने की व्यवस्था को परिवर्तित किया जाता है। फिर से जो भूमि है उसी को दिया जाता है वेतन के रूप में। तो भूमि दी जाती थी और भूमि से होने वाली जो आय है वही वेतन के रूप में दी जाती थी। सिकंदर लोदी ने क्या किया? पुरानी व्यवस्था को, यानी नगद वेतन देने की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। अब जो सैनिकों का वेतन है वह नियमित रूप से भी दिया जाने लगा। इसने सेना की संख्या में भी बढ़ोतरी की, यानी कि अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने का इसने पूरा प्रयास किया। इसने प्रशासन को केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया, यानी जो सुल्तान है उसी के पास सारी शक्तियां हो, शक्तियों का केंद्र सुल्तान हो, यानी कि सब पर नियंत्रण इसका हो, सुल्तान का हो। अभी हमने जब पीछे चर्चा की थी बहलोल लोदी की, तो इसने अफगानी व्यवस्था अपनाई थी। अफगानी व्यवस्था मतलब जितने भी सरदार हैं उनका हस्तक्षेप होता था या उनका योगदान होता था प्रशासन में। इसने केंद्रीकृत यानी सुल्तान के पास ही शक्तियां एकत्रित हो या सुल्तान के हाथों में ही ज्यादा से ज्यादा शक्तियां स्थापित हो, वह व्यवस्था इसने फिर से लागू की। इसने अफगान सैनिकों को भी हालांकि बनाए रखा। तो बहुत सारे अफगान अधिकारी इसने नियुक्त किए अपने क्षेत्र में, लेकिन केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के साथ यह
आगे बढ़ता है। इसने कृषि में बहुत सारे सुधार किए और यह कोशिश की कि जो कृषि अर्थव्यवस्था है वह काफी मजबूत हो, क्योंकि इसको पता था कि जो आय का मुख्य साधन है वह क्या है, कृषि है। और जब कृषि आय का मुख्य साधन है तो वह चाहता था कि कृषि व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए जाएं, जिससे कृषि व्यवस्था अच्छी हो। इसने जमीन की माप करवाई, उत्पादन के आधार पर कर वसूला, यानी जिस तरह से उत्पादन होगा या जितना उत्पादन होगा उसी पर टैक्स लिया जाएगा। तो राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करता है। अफगान कबीले के जो लोग हैं वह विद्रोह न करें, उनके लिए भी यह प्रयास करता है, क्योंकि यह केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर रहा है। और इससे पहले की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह विकेंद्रीकृत थी, यानी सबके हाथों में शक्ति थी। तो अफगान कबीले विद्रोह न करे उस बात के लिए भी यह प्रयास करता है। इसने राजपूतों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। इससे पहले हमने देखा था कि राजपूतों पर नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किया जा रहा था, राजपूतों को स्वतंत्र मान लिया गया था, क्योंकि जो इनका क्षेत्र है इसका दिल्ली सल्तनत का, वह क्षेत्र हमको मुख्यतः कहाँ मिलता है, पंजाब में, दिल्ली में, दोआब में, दोआब का मतलब गंगा यमुना का दोआब, इन क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है। वहीं जो राजस्थान था और उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर हमको मिलते थे राजपूत। तो राजपूतों पर नियंत्रण करने का प्रयास पहले नहीं किया गया था, यानी लोधी वंश के पहले जो वंश हैं। लेकिन सिकंदर लोधी क्या काम करता है, राजपूतों पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले के वंश जो प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आप 2-3 वंश ही पीछे जाएंगे या दिल्ली सल्तनत के जो आखिरी के 2-3 वंश हैं उन पर ध्यान रखेंगे, जैसे सैयद, तुगलक। तो यह लोग राजपूतों को अपने अंडर लाने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन सिकंदर लोधी बदली हुई रणनीति के साथ आता है, राजपूतों के खिलाफ भी सैन्य अभियान करता है और राजपूतों को भी अपने अंडर लाने का प्रयास करता है। यह दक्कन में भी बहुत सारे अभियान करता है, यानी दक्षिण भारत के क्षेत्र में भी प्रयास करता है अपनी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। यहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य है उससे इसका संघर्ष भी होता है। तो अपने साम्राज्य की सीमा यह बढ़ाना चाहता है, यह हमको दिख रहा है। 1494-95 के बीच यह दक्षिण बिहार पर आक्रमण करता है, उसको जीत कर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शामिल करता है। इसके अलावा जो बंगाल का क्षेत्र है वहां का शासक है अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ यह मित्रता करता है और बंगाल भी इसके साथ जुड़ जाता है। तो एक को इसने शक्ति से जीता, किसको, बिहार को, और बंगाल को इसने मित्रता के साथ अपने साथ मिला लिया। तो अपने साम्राज्यवादी विचारधारा के साथ यह आगे बढ़ता है। प्रशासनिक परिवर्तनों में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आगरा नगर की स्थापना। यह बहुत बार पूछा गया है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की है। तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। क्यों की थी, 1504 में इस नगर की स्थापना की गई थी। और स्पेशली जो राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर जो इनके अधिकार हैं, यानी कि वहां के क्षेत्रों पर जो यह अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे, उसका एक केंद्र बना कौन, आगरा। आगरा से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रख पाना काफी आसान हो गया था, तो आगरा को राजधानी के लिए चुना गया। इसके अलावा जो व्यापारिक मार्ग हैं उन पर भी नियंत्रण स्थापित हो, इस वजह से भी आगरा की स्थापना की गई। तो आगरा की स्थापना के पीछे 2 कारण, पहला कारण व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण, और दूसरा कारण जो सबसे प्रमुख है, जो राजस्थान का क्षेत्र है, स्पेशली जो वहां के राजपूत है, उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसके अलावा इसने एक किला भी बनवाया। किला कौन सा, बादलगढ़ का किला। और राजधानी इसने ट्रांसफर कर दी कहां पर, आगरा में। तो आगरा को राजधानी के रूप में सिकंदर लोदी ने चुना 1506 में। बाद में आप देखेंगे कि मुगल सल्तनत का भी यह केंद्र होगा और वह भी राजधानी के रूप में आगरा को चुनेगा। तो सिकंदर लोदी यह परिवर्तन करता है। इसने जो आगरा की भौगोलिक स्थिति है उसका लाभ उठाया, क्योंकि यह दिल्ली और उत्तर भारत के जो अन्य प्रमुख शहर हैं उनके बीच स्थित था। तो इससे क्या हो रहा था, एक तो दिल्ली पर भी नियंत्रण बना रह सके, और दूसरा जो उत्तर भारत के अन्य शहर हैं उन पर भी इसका नियंत्रण बना रहे। इसके अलावा जो व्यापारिक मार्ग हैं उन पर भी इसका नियंत्रण हो, और हर तरह से जो आगरा की स्थापना है वह इसके लिए काफी लाभकारी थी। तो आगरा से यह दिल्ली को भी सुरक्षित रख पा रहा था और उत्तर भारत के जो अन्य क्षेत्र हैं उनको भी यह सुरक्षित रख पा रहा था। इसके अलावा इसने प्रमुख कार्य किया, जो गुप्तचर विभाग था उसको इसने बहुत मजबूत किया। गुप्तचर विभाग की मदद से जो भी अधिकारी हैं, सरदार हैं, उन पर नियंत्रण रखा जा सके, उनके द्वारा होने वाले किसी विद्रोह की पहले ही सूचना सुल्तान को मिल जाए, इस बात की यह कोशिश कर रहा था। तो आगरा नगर की स्थापना, गुप्तचर विभाग को मजबूत करना, 2 प्रमुख कार्य हो गए। इसके अलावा आर्थिक परिवर्तन भी यह करता है, क्योंकि लेखा परीक्षा की यह शुरुआत करवाता है, यानी लेखा जोखा रखने की जो व्यवस्था है उसका यह विकास करता है। स्पेशली इसमें आप ध्यान रखेंगे जो कृषि उत्पादन है उससे संबंधित जो लेखा जोखा है वह बहुत अच्छे तरीके से
रखा जाता है। तो इसके शासनकाल में जो कृषि व्यवस्था है या फिर जो आर्थिक व्यवस्था है उसका पैमापीकरण होता है, यानी कि पैमाने सेट किए जाते हैं कि किस तरह से जो कृषि व्यवस्था है उसका जो आर्थिक पक्ष है वह चलेगा। जैसे नाप तौल की व्यवस्था, यह भी इसी के शासनकाल में विकसित होगी जो मुगलों के शासनकाल तक चलेगी। इसके अलावा पैमाइश की व्यवस्था, लेखा जोखा की व्यवस्था, यह सब कुछ इसी के शासनकाल में विकसित होगा। यह खाद्यान्न करों को समाप्त करता है और व्यापार से जो प्रतिबंध हैं उनको भी हटा देता है। इससे भी आर्थिक व्यवस्था काफी उन्नत होती है। इसने एक नीति बनाई कि भूमि में गड़ा हुआ अगर कोई खजाना किसी व्यक्ति को मिलता है तो उस पर किसी राज्य का हिस्सा नहीं होगा, यानी प्रशासन का उस पर अधिकार नहीं होगा। इससे क्या हो रहा था, जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको काफी बढ़ावा मिल रहा था। यानी कि एक नीति है कि अगर जनता द्वारा कुछ उत्पादित किया जा रहा है तो राजा का यह लक्ष्य नहीं है कि वह उसको छीन लेगा या उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा। यह नीति हमको यही सिखा रही है। इसके अलावा इसने गजी सिकंदरी का प्रारंभ करवाया। गजे सिकंदरी क्या है, यह भूमि माप की एक इकाई है जो सामान्यतः 30 इंच का होता था और इसमें 39 खाने होते थे। तो गजे सिकंदरी चलवाई गई जिसके माध्यम से भूमि को मापा जा सका और यह व्यवस्था मुगल काल तक भी प्रचलित रही। तो आर्थिक परिवर्तन यह बहुत सारे करता है, सामाजिक परिवर्तन भी यह करेगा। जैसे समाज में जो बहुत सारे वर्ग हैं, अब उनमें हम देखेंगे कि जो अफगान है, तुर्क हैं, इनको वरीयता दी जाएगी और जो भारतीय समाज के अन्य लोग हैं उनके साथ थोड़ा भेदभाव होगा। तो अफगान समाज को इसने प्रमुख स्थान दिया। अफगान में आप तुर्क भी देखिए और मूल अफगान के लोग भी। तो अफगान समाज को यह वरीयता दे रहा था और अन्य जो लोग हैं उनको यह वरीयता नहीं दे रहा था। हालांकि व्यापार और अन्य गतिविधियां लगातार बढ़ती रही और जौनपुर इस समय बहुत फेमस हुआ। जौनपुर और दिल्ली के बीच जो व्यापारिक संपर्क हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से स्टेब्लिश किया गया। इससे पहले के वीडियो में हमने जौनपुर के इतिहास को बहुत डिटेल से देखा है और जौनपुर किस तरह से अपनी स्थिति को बदलता रहा और क्या परिवर्तन होते रहे प्रशासनिक रूप से जौनपुर में, वह सब कुछ हम देख चुके हैं। तो सिकंदर लोदी भी जौनपुर को एक केंद्र के रूप में देखता है और जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनका यह माध्यम चुनता है। इसके काल में कला और संस्कृति का भी खूब विकास हुआ। मस्जिदें बनी, महल बने और दरवाजे भी खूब बने, यानी कि जो बड़े बड़े दरवाजे हैं वह भी इसके काल में बनाए गए। इस तरह हम देखते हैं कि जो दिल्ली का क्षेत्र है वह वास्तुकला के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई को छूता है। तो बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन यह करेगा। अब हम देखते हैं इसके अन्य सामाजिक परिवर्तनों को। जैसे इसने आयुर्वेद के एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया। इसका नाम क्या है, फरहंगे सिकंदरी। गान विद्या के एक ग्रंथ की रचना हुई, लज्जते सिकंदरी, जो कि भारतीय संगीत का ग्रंथ था और इसको फारसी भाषा में लिखा गया। तो फारसी भाषा को यह केंद्र में रखकर जो भारतीय संस्कृति की चीजें हैं उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा, यानी भारतीय संस्कृति की जो अच्छी चीजें हैं उसको फारसी माध्यम से या फारसी भाषा के माध्यम से ट्रांसलेट करके जो अफगान समाज है उस अफगान समाज को जागृत करने का या उनको शिक्षित करने का प्रयास करेगा। सिकंदर लोदी पहला ऐसा अफगान था जो स्वयं को बादशाह मानता था, यानी पहली बार दिल्ली सल्तनत में कोई व्यक्ति स्वयं को बादशाह के रूप में स्टेब्लिश करता है और उसी की तरह व्यवहार करता है। ऐसे वह कहता है कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे, यानी बादशाह के आदेश की किसी तरह से अवहेलना नहीं की जा सकती। और बादशाह क्या है, शक्ति प्रदान करने वाला। सुल्तान और बादशाह में यही मुख्यतः आपको अंतर मिलेगा। सुल्तान जो है अपना पद प्राप्त करता था स्पेशली शक्ति के बल पर, और जो बादशाह है यह बादशाह का जो पद है उसे कुछ हद तक दैवीय पद से जोड़ दिया जाता था, यानी बादशाह के किसी आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती और बादशाह के आदेश की अवहेलना करने का मतलब ईश्वर की अवहेलना करने जैसा था। तो सुल्तान और बादशाह दोनों में अंतर है। यह खुद को बादशाह घोषित करेगा। अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के लिए यह दाढ़ी नहीं रखता था। तो दिल्ली सुल्तान का यह व्यक्ति है और दाढ़ी नहीं रख रहा है, जबकि अफगान मूल का है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा यह कविताएं भी लिखता था फारसी भाषा में, लेकिन इस नाम से, गुलरुखी के नाम से। यह भी पूछा जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो गुलरुखी के नाम से फारसी कविताएं लिखता है। वह व्यक्ति कौन है, सिकंदर लोदी। इसके अलावा इसके धार्मिक परिवर्तनों को देखें, इस्लाम धर्म को यह बढ़ावा देगा और शक्ति का इस्तेमाल करेगा।
इसके लिए जो इस्लाम धर्म है उसके बढ़ावे के लिए, यानी इस्लामिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए यह शक्ति का प्रयोग करेगा और इसी क्रम में यह मस्जिदों का निर्माण करवाएगा और मदरसों का भी निर्माण करवाएगा। इसके जो धार्मिक परिवर्तन है इनमें आप ध्यान रखेंगे कि यह हिंदू धर्म को स्पेशली टारगेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हिंदू धर्म ही उस समय बहुसंख्यक में था और क्योंकि इसको इस्लाम फैलाना था तो यह हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको भी चोट पहुंचाएगा और उनके जो मंदिर वगैरह हैं उन पर भी यह चोट पहुंचाएगा। इसने धार्मिक संतों और पवित्र नेताओं को संरक्षण दिया, लेकिन इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसने इस्लामिक संस्कृति और इस्लाम धर्म को काफी बढ़ावा दिया। तो कुल मिलाकर हम देख पाते हैं कि हिंदू धर्म के जो नेता हैं उनसे कुछ हद तक यह अच्छे संबंध रखता है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी धार्मिक नीति है वह काफी कठोर है और जो अन्य धर्मों के लोग हैं उनके साथ यह कठोरता से पेश आता है। धार्मिक परिवर्तनों में ही इसने मुहर्रम और ताजिया यह दोनों निकालना बंद कर दिया। तो ना केवल हिंदू धर्म पर बल्कि यह इस्लाम धर्म में भी हस्तक्षेप कर रहा था, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा था। इसके अलावा जो मुस्लिम स्त्रियां हैं उनको पीरों व संतों की मजारों पर जाने से रोक दिया। जो मस्जिदें हैं इनको सरकारी संस्थाओं के रूप में स्थापित कर दिया और मस्जिदों को शिक्षा का केंद्र बना दिया। तो मुहर्रम नहीं निकलेगा, ताजिया नहीं निकलेगा, जो स्त्रियां हैं वह पीरों और संतों की मजार पे नहीं जाएंगी, जो मस्जिदें हैं अब वह सरकारी संस्थाएं हैं और मस्जिदों के माध्यम से जो शिक्षा व्यवस्था है वह विकसित की जाएगी। तो मस्जिदों को शिक्षा के केंद्र में स्थापित करने का जो कार्य किया वह भी सिकंदर लोदी ही करता है। इसने हिंदुओं पर जजिया लगा दिया फिर से, यानी कि हिंदुओं पर जो जजिया लगाया जाता था वह कुछ समय के लिए रुका था, लेकिन इसने जजिया फिर से लगा दिया और इसके समय जो जजिया है वह बहुत कठोर है। इससे पहले जो जजिया लगा है वह जजिया उतना कठोर नहीं था जितना सिकंदर लोदी के टाइम पर हो गया। एक हमको वर्णन मिलता है इसका बोधन का। बोधन कौन है? एक ब्राह्मण है। यह कहता था कि जो हिंदू हैं, मुस्लिम है, सारे धर्म बराबर हैं, तो इनमें भेदभाव क्यों हिंदुओं से जजिया लिया जा रहा है? तो इस बात के लिए ही इसको फांसी दे दी गई। इसको बोधन को, यानी एक ब्राह्मण को फांसी सिर्फ इसलिए दे दी गई क्योंकि वह कह रहा था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों समान हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था रही होगी कि हिंदू लोअर साइड है और इस्लाम अपर हैंड पे है। इस विचारधारा के साथ यह आगे बढ़ रहा था। तो हमको सिकंदर लोदी एक धार्मिक कट्टरवादी नेता के रूप में दिखता है। इसके काल में जो धार्मिक असहिष्णुता है और जो संघर्ष है वह लगातार हमको दिखते हैं। इसने हिंदू धर्म के प्रति अपनी आक्रामक नीति जारी रखी और उस नीति के तहत इसने हिंदू धर्म को दबाने का प्रयास किया। लेकिन हमको यह समझना होगा यह ऐसा क्यों कर रहा था। सबसे पहला जो इसका कारण है कि इस्लामिक व्यवस्था को यह स्थापित करना चाह रहा था। इससे पहले भी लोग प्रयास कर रहे थे, वही प्रयास यह भी करेगा। तो जो शरिया के कानून हैं उनको यह स्थापित करना चाहता है और इस्लाम जगत की जो भावना है उस भावना को भारतीय समाज में स्थापित करना चाहता है। इसीलिए यह इस्लाम धर्म को बढ़ावा देता है और जो अन्य धर्म है उनको दबाने का प्रयास करता है। यह कहता है कि जो इस्लाम धर्म है वही सबसे ऊपर है और जो अन्य धर्म है उनको दबाकर रखा जाना चाहिए। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रताड़ित होगा हिंदू धर्म और यह हिंदू धर्म को न केवल प्रताड़ित करेगा बल्कि उनके जो प्रतीक हैं, धार्मिक चिन्ह हैं, संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, उन सब को भी नष्ट करने का प्रयास करेगा। यह कोशिश कर रहा था कि जो साम्राज्य की शक्ति है वह उसके नियंत्रण में ही बनी रहे और जो धार्मिक व्यवस्था है समाज की वह इस्लाम की व्यवस्था बनी रहे और सारा नियंत्रण इसके हाथों में रहे और इस्लामी साम्राज्य की यह स्थापना कर सके। तो इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करने के लिए यह हिंदू धर्म को और जो अन्य धर्म है उनको दबाकर निशासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था और यह स्टेब्लिश करना चाहता था कि जो मुस्लिम शासक हैं वही ज्यादा ताकतवर हैं। इसके साथ एक कारण हमको और दिखेगा कि जो अफगान राजवंश की प्रतिष्ठा है, यानी कि जो अफगान समाज है उस समाज में यह स्वयं को स्थापित करना चाहता था और यह दिखाना चाहता था कि यह अफगानों का सही उत्तराधिकारी है, यह अफगानी सुल्तानों का सही उत्तराधिकारी है। तो अफगान साम्राज्य की जो विस्तारवादी नीति है उसी को यह आगे बढ़ा रहा है और भारत में उस समय अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर रहा है। तो इस्लामी सत्ता का विस्तार करना, इस्लाम को प्राथमिकता देना, यह सब कुछ दिखाकर यह कोशिश कर रहा था कि यह एक मजबूत अफगान शासक है और केवल अपने धर्म का ही प्रचार कर रहा है और धार्मिक आधार पर सत्ता को कायम किए हुए है। तो हमको कारण दिखते हैं जिसके कारण यह धार्मिक कट्टरवाद की भावना में
कार्य करता है। इसके अलावा जो इस्लाम की शासन व्यवस्था है और उनकी जो धार्मिक नीति है उसे भी यह लागू कर रहा था और उससे यह दिखा रहा था कि जो इस्लाम जगत है वही सबसे श्रेष्ठ है और उनके अलावा जो भी हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। इसीलिए यह जजिया लगाता है, अत्याचार करता है, मंदिरों को नष्ट करता है, सांस्कृतिक ग्रंथों को भी नष्ट करता है और वह सब कुछ यह करने की कोशिश करता है जिससे इस्लाम जगत यह काफी शक्तिशाली हो सके और जो अन्य समाज है उसको यह दबा सके। एक तो हो गया आपका इस्लाम को ऊपर करना, तो यह कार्य तो यह कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य धर्म के लोग हैं उनको नीचे करने का यानी उनको दबाने का, नष्ट करने का भी प्रयास यह लगातार कर रहा था। तो हमको यह इसकी नीति दिखती है, यानी कि जो धार्मिक संघर्ष है उसका एक माहौल बन जाता है, पूरी एक व्यवस्था बन जाती है जिसमें धार्मिक संघर्ष हमको स्पष्ट रूप से दिखते हैं। हिंदू मुस्लिमों के विवाद यह काफी बढ़ जाते हैं और जो आपसी संघर्ष है वह हमको बड़ी मात्रा में दिखने लगता है। इससे जो हिंदू धर्म है उस पर बहुत सारे आक्रमण किए जाते हैं, उनके संस्थानों को नष्ट किया जाता है और कुल मिलाकर यह कोशिश कर रहा था कि जो मुस्लिम समर्थक है इसके, स्पेशली जो अफगान है, वह इसके साथ बने रहे, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कि यह सत्ता का केंद्रीकरण कर रहा था और केंद्रीयकरण करना अफगान की व्यवस्था के विरुद्ध था। यानी अफगान समाज में जो व्यवस्था थी कि सारे अफगान सैनिक या सारे अफगान नेता जो युद्ध को जीतते थे, किसी क्षेत्र पर अधिकार करते थे, सब मिलकर शासन चलाते थे, तो यह केंद्रीकरण की भावना अपना रहा था, यानी अफगानों की शक्ति को अपने पास खींच रहा था, अपने पास केंद्रित कर रहा था। तो जो अफगान सरदार है वह क्यों उसके साथ खड़े होते, उसके लिए इसने धर्म का सहारा लिया, यह दिखाने की कोशिश की कि वह अफगानों का ही उत्तराधिकारी है, अफगानों की ही व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाह रहा है और जो इस्लाम जगत है उसकी ख्याति को यह बढ़ाना चाह रहा है। तो एक तरह से जो अफगान सरदार हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए भी यह धार्मिक कट्टरवाद की भावना के साथ आगे बढ़ता है। अब हम देखें कि इसने किन किन हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। सबसे पहले जो काशी का यानी कि जो वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर है उसको इसने नष्ट किया और इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया इसने। हालांकि यह मंदिर फिर से बना, लेकिन इसने बहुत सारा नुकसान किया। वहीं जो मथुरा के मंदिर हैं उन पर भी इसने आक्रमण किए, उन मंदिरों को भी इसने तोड़ा और जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा, वहां के मंदिरों को इसने नष्ट किया। जो दिल्ली के किले हैं यानी कि जो दिल्ली का क्षेत्र है वहां पर भी जो मंदिर है उनको भी यह नष्ट करता है। आसपास दिल्ली के जो भी मंदिर है उन सबको यह नष्ट करने का प्रयास करता है, स्पेशली जो पुरानी दिल्ली का क्षेत्र है वहां के मंदिरों को भी नष्ट करता है और जो राय पथौरा किला है उस किले के मंदिरों को भी यह नष्ट करता है। इसी के साथ साथ जो अलीगढ़ है या जो आलमगीर है वहां के मंदिरों को भी नष्ट करता है और अलीगढ़ में जो स्थानीय समाज है यह कोशिश करता है कि यह मंदिरों को ना तोड़े, तो उन लोगों को भी यह प्रताड़ित करता है। हरिद्वार के मंदिरों को भी तोड़ता है और जो इसके सैनिक हैं वह हरिद्वार के मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद जो आगरा के मंदिर हैं इनको भी यह नष्ट करता है और यहाँ के मंदिरों को तोड़कर यह नई व्यवस्था स्थापित करता है। तो आगरा में यह बहुत सारे निर्माण कार्य भी करेगा। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि मंदिरों को तोड़कर नए निर्माण करने का जो चलन है वह आगरा में सबसे ज्यादा हमको दिखेगा, मतलब सिकंदर लोदी के शासनकाल के समय। वहां पर जो इस्लाम धर्म है उसको बढ़ाए जाने की कोशिश की जाती है, मंदिरों को तोड़ा जाता है। इसी के साथ साथ जो उज्जैन का क्षेत्र है और वहां पर जो महाकाल मंदिर है उसको भी यह नष्ट करने का प्रयास करता है। हालांकि यह मंदिर नष्ट नहीं कर पाया, इसने कोशिश की थी तो पूरी तरह से मंदिर नष्ट नहीं हुआ, कहाँ का, उज्जैन वाला, लेकिन इसको नुकसान इसने बहुत सारा पहुंचा दिया। तो बहुत सारे मंदिरों को यह नष्ट करता है, या आप लिस्ट पूरी देख सकते हैं। मैंने मुख्य मुख्य क्षेत्र को लिया है और उनके जो मुख्य मुख्य मंदिर हैं उनको ही सिर्फ यहाँ रखा है। कुल मिलाकर आप यह समझिए कि मंदिरों को नष्ट करके इस्लाम की जो संस्थाएं हैं या इस्लाम की जो वास्तुकला है उसको यह स्थापित करने का प्रयास कर रहा था और इस्लाम को यह ऊपर बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह हम देखते हैं कि सिकंदर लोदी अपनी नीतियों के साथ आता है और अपनी नीतियों के साथ वह किस तरह के परिवर्तन भारतीय समाज में करता है और किस तरह वह मंदिरों को तोड़ता है और इस्लाम की जो व्यवस्थाएं हैं उनको स्थापित करने का प्रयास करता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।